हमारी अगर गम हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी तो हमारी ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी इंप्रूव हो जाएंगी। वेनियर्स आर आउटर शेल। टार्टर जमा हो रहा है वो गम्स के अंदर डिजीज कॉज करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। कॉफ़ी और चाय एक ऐसा कॉमन चीज़ है, इवन स्मोकिंग भी, जिसको जब आप इनटेक करते हैं तो उसके स्टेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। 1 से 2 साल दरमियान का वक्फा होता है जिसमें जो हमें ब्रेसेस लगा के रखने पड़ते हैं। दांतों की जो सेहत है वो सिर्फ खूबसूरत मुस्कुराहट तक महदूद नहीं है, बल्कि मजमूई सेहत का एक अहम हिस्सा है। और अक्सर लोग दांतों के मसाइल को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा मसूड़ों से खून आना, दांतों में कीड़ा लग जाना, दांत पीले हो जाना और हसासियत की सूरत में ये मसाइल सामने आते हैं। तो आज के जनाब खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि दांतों की आम बीमारियां कौन सी हैं, किस वजह से होती हैं और बरवक्त तशखीस और मौसर इलाज कितना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर रफ़ीक साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि हमें अपने दांतों की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, ओवरऑल अपने मुंह की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, दांत गम सब कुछ उसमें आ जाए। और ये जो हम बहुत ज़्यादा दांतों को घिसा रहे होते हैं ना, जोर जोर से ब्रश मार के, ये भी बताइएगा ये कितना नुकसानदेह होता है। अच्छा, दांतों की बीमारियों में सबसे जो कॉमन बीमारी है वो इस टाइम हमारे पास गम्स की डिजीज़ है। गम की डिजीज़ जिसमें सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं गम की सरफेस पे। दांतों और गम का जो जंक्शन है उस जगह पे सारा ये बैक्टीरिया डिपॉजिट होता है, और वहाँ पे डिपॉजिट होने के साथ साथ वो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है वो सारे के सारे टॉक्सिन बाद में कैविटी क्रिएशन की तरफ जाते हैं। तो हमारी अगर गम हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी तो हमारी ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी इंप्रूव हो जाएंगी। सो आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज गम हेल्थ। उसके बाद हमारे दांतों की हेल्थ उस पर डिपेंडेंट होती है और वो कैविटीज़ भी साथ साथ सेटल डाउन हो जाती हैं। जनरल पॉपुलेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर हम अपनी गम हेल्थ मेंटेन रखें, से दैट अगर मैं ये बात कहूँ कि हर 6 महीने बाद अपनी एक रूटीन हाइजीन स्केलिंग करवा लें तो हम बहुत सारी आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। सही। अच्छा आमिर साहब, ये वेनियर्स क्या होते हैं और किन लोगों को लगवाने चाहिए? वेनियर्स जो हैं ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। वेनियर्स ये हर दांत ऐसा जो टूटा हुआ है, जो दांतों के दरमियान में गैप मौजूद है, दांत डिसकलर्ड हैं या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेन है। स्टेन 2 तरह के होते हैं, एक दांतों के बाहर की सरफेस पे लगा होता है और एक दांतों की बनावट के अंदर ही होता है, जिसे हम फ्लोरोसिस का वर्ड यूज़ करते हैं या टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। दांत पीले हो चुके हैं बहुत ज़्यादा उन स्टेन्स की वजह से, और वो वाइटनिंग के साथ या स्केलिंग के साथ ब्राइट नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम वेनियर्स कहते हैं। वेनियर्स आर आउटर शेल। जिस तरह नेल आर्ट होता है इस तरह दांतों की सरफेस पे आउटर सरफेस पे एक बहुत बारीक सी लेयर अटैच कर दी जाती है, एंड इट कैन इम्प्रूव द कलर ऑफ द टीथ, इट कैन इम्प्रूव द शेड ऑफ द टीथ, इट कैन इम्प्रूव द शेप ऑफ द टूथ। ठीक है। और हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जितनी सारी, हमारे जो बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर्स हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। हॉलीवुड स्माइल एक नाम यूज़ हुआ है हर जगह। तो स्माइल इज़ जस्ट टू इम्प्रूव योर स्माइल, स्माइल मेकओवर में, और वो सारे के सारे आपके बहुत प्लेजेंट फीलिंग और अट्रैक्टिव फीलिंग बना देते हैं। किसी ऐसी पर्सनैलिटी का आप नाम भी देना चाहेंगे जिनका आपने हमें भी पता चल सके ये प्रोसीजर किया हो आपने? आप गूगल करें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। रोनाल्डो की हैं, टॉम क्रूज की हैं, हमारे पाकिस्तान में अगर आप आ जाएं तो महविश हयात के हैं। इन सब के एवरीबॉडी हैज डन। और ये पता लग जाता है कि ये हुआ हुआ है? नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनियर्स। एक नेचुरल हैं, ठीक है, और एक बहुत ज्यादा वाइटर कलर के। जो वाइटर हैं वो थोड़े से फेक लुक देते हैं। जो नेचुरल कलर्स हैं हमारे पास हर आप कह लें कि रेस के कुछ नेचुरल शेड्स हैं, A1 A2 इस तरह के, तो वो अगर नेचुरल शेड्स में रहें तो वो पता नहीं चलते, और अगर थोड़े से हम ज़्यादा वाइट शेड में चले जाएं तो वो प्रोमिनेंट हो अच्छा, जिस तरह से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, इसी तरह से मसूड़े भी आपके थोड़े से लूज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और दांतों की ग्रिप भी जो है वो भी थोड़ी सी लूज हो जाती है। ये एजिंग का हिस्सा है या उससे पहले भी आपको यंग एज में भी हो सकता है? बिल्कुल, एजिंग इज अ फैक्टर, लेकिन अगर कंट्रोल किया जाए तो एज इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं डालती हमारे गम्स पे। ज्यादा इम्पैक्ट है नंबर 1 जो मैंने शुरू में बात की, वो जो टार्टर जमा हो रहा है वो गम्स के अंदर डिजीज कॉज करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से गम इन्फ्लेम होके बोन नीचे जाना शुरू हो जाती है और गम दूर होना शुरू हो जाता है। इन कोनों खदरों की सफाई जो है वो ब्रश से नहीं हो सकती, ब्रश स्केलिंग से होगी। ये 6 माह बाद, 6 मंथ्स के बाद आप जाएं और एक दफा दिखा लें तो थिंग्स विल गेट ऑन द इम्प्रूव।
अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारी मेडिकल हेल्थ है। अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के साथ साथ ये कॉमन देखा गया है कि बोन डिजीज़ जल्दी से प्रोग्रेस करती है। यानी कि अगर डिपॉजिट्स उधर हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो बोन कैन गो डाउन एट अ मच फास्टर रेट। तो हमें वो ज़रा थोड़ी सी कंट्रोल करनी चाहिए, अपनी मेडिकल हेल्थ को इम्प्रूव करें और साथ साथ अपने डेंटिस्ट से 6 मंथ्स अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो दांतों में पीलापन होता है ये किन वजूहात की बिना पर होता है? ट्रीटमेंट्स के अलावा भी नेचुरली हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि इनको प्रोटेक्ट रख सकें और वाइट रख सकें? अच्छा, ये हर कॉमन बंदे का अब सवाल है। अच्छा, दांतों का पीलापन हम सबको तंग करता है, लेकिन इसका बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वो सारे फैक्टर्स और वो सारे फूड और ड्रिंक्स जिनके अंदर कलरिंग एजेंट्स हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में केयरफुल हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने एसिडिक ड्रिंक्स हैं, जितने खाने हैं जिसमें हल्दी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, हम उससे मना नहीं करते, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप उसे न्यूट्रलाइज ज़रूर करें। न्यूट्रलाइज का मतलब ये है क्लीन कर लें, मतलब ब्रश अगर नहीं कर सकते तो प्लेन वाटर से रिंस कर लें। अब कॉफ़ी और चाय एक ऐसा कॉमन चीज़ है, इवन स्मोकिंग भी, जिसको जब आप इनटेक करते हैं तो उसके स्टेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत हमारी हैबिट है, हम दिन में 4-4, 5-5 और स्पेशली आप लोग जैसे यू हैव टू वर्क अ लॉट, तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं काम के, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे न्यूट्रलाइज करते रहें, अदरवाइज वो जो है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आजकल हम देखते हैं कि अकल दाढ़ हर कोई निकलवा रहा होता है, ये इसका भी बता दें क्या किरदार है? ये निकलवाना रह गई थी अकल, वो भी वो जरूरी है निकलवाना या ना भी निकलवाएं तो ठीक है? उज़ैर, वैसे आपकी आ गई है? मेरी चेक करवाता हूँ अभी मैं बाद में। मेरी अभी तक अकल दाढ़ नहीं आई। अकल दाढ़ नहीं आई? अच्छा, इसलिए अकल जस्टिफाइड है। अच्छा, ये इसका नाम ही बड़ा अच्छा रखा हुआ है, अकलदार, और हर बंदा इसे अकल से लिंक करता है। तो उसकी वजह ये है कि ये उस एज ग्रुप में आती है जब हमारी मैच्योरिटी थोड़ी सी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। से दैट 18-19 प्लस, तो जिनकी नहीं आई we do have a question for that। वैसे ये मसला है अगर जिसकी आ ही नहीं रही है तो बस अब क्या कह सकते हैं, उनकी यानी कि दिमाग में है। डिस्टर्ब करती है आपको खाने के दौरान, या आपको ये निकलवाना ज़रूरी है या ना निकलवाएं तो भी काम चल सकता है? अच्छा, हम सब ने डेवलपमेंटल थेरीज पढ़ी हुई हैं, डार्विन की थेरी है और इस तरह हम बिलीव तो उस पर नहीं करते एज ए मुस्लिम, और लेकिन थोड़ी सी मैं उस पर कर लूँ। हमारी जो चीज़ जिस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो डेवलप हो जाती है, इट्स अ कॉमन फैक्टर। जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल डेवलपमेंट बेहतर हो जाती है। इसी तरह हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे जो फोर फादर्स थे उनके खाने पीने के हैबिट फ़र्क थे। वो सख्त चीज़ें खाते थे, रॉ या आप कह लें देसी चीज़ें या कच्ची सब्जियां और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें जॉ का साइज़ चेंज था। उसमें हमारी ये जो हड्डी है, ये जो बोन है जिसे हम लोअर जॉ कहते हैं या मैंडिबल कहते हैं, इसी तरह अपर को मैक्सिला कहते हैं, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था। अब हमारे दांत उतने ही नंबर के हैं जितने हमारे फोर फादर्स के थे। 32 दांत उनके थे, 32 ही हमारे हैं, लेकिन हमारी हैबिट्स की वजह से जॉ साइज छोटा हो गया। अब जब जॉ साइज छोटा हुआ है, दांत वहाँ अकोमोडेट नहीं हो सकते, तो मोस्टली अकलदाड़ क्योंकि सबसे एंड पे आती है, 18-19 साल पे आना शुरू होती है प्लस माइनस, तो उसके आने की जगह नहीं है, तो वो अंदर ही रह जाती है या किसी ऐसी पोजीशन पे निकलती है कि वो आधी बाहर है या टेढ़ी निकल आई है, या तो वो अंदर की तरफ भी या अंदर की ग्रो कर जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही, तो वो हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। वो वहाँ पे गम इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, वहाँ पे खाना फंसता है, कैविटी शुरू हो जाती है, तो उन ट्रबल्स की वजह से वी हैव टू गेट रेड ऑफ इट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जॉ ग्रोथ के साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि बच्चों के दांत भी टेढ़े ज़्यादा हो गए, वो भी अगेन वही फैक्टर, ब्रेसेस लगवाए हुए छोटे छोटे बच्चों, बिल्कुल ऐसी। उसकी भी वजह ये है कि हमारा जॉ साइज छोटा है और दांत उधर अकोमोडेट नहीं हो सकते सीधे, तो उनको सेटल डाउन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। वरना कहते हैं कि बच्चा जी कैंडीज बहुत खा रहा है, टॉफीज बहुत ज्यादा खा रहा है, मीठा खाने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। दीज आर कैविटीज, ये जो आप प्रॉब्लम्स बता रही हैं इसकी वजह से कैविटीज आएंगी, ठीक है। लेकिन अंगूठा चूसने से, ठीक है, पैसिफायर बहुत ज्यादा यूज करने से, चूसनी जिसे दांत ही आगे निकल जाते हैं, दांत आगे निकल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ अभी जो मैंने कहा कि जॉ साइज चेंज, मिल्की टूथ या दूध के दांत ना जल्दी गिरने से, ठीक है, क्योंकि हम हार्ड डाइट नहीं ले रहे तो वो दांत ज्यादा देर रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट में बड़े हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के पैसिफायर आए हुए हैं जो कि यूज करवाते हैं पेरेंट्स भी बच्चों को, और पेरेंट्स भी जो है वो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं कि चलो खामोश तो है ना, थोड़ी देर तंग नहीं कर रहा।
तो ये जो दांत आगे निकल जाते हैं, इन्हें फिर वापस अपनी जगह पर लाना, ये कितना थोड़ा सा मुश्किल होता है? ये ट्रीटमेंट क्या है और क्या वो अपनी जगह पे वापस आ भी जाते हैं या नहीं? बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन उसमें ज़रूर थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। हम रूटीन में कहते हैं 1 से 2 साल दरमियान का वक्फा होता है, जिसमें जो हमें ब्रेसेस लगा के रखने पड़ते हैं। नाउ देयर आर ब्रेसेस एंड देयर आर अलाइनर्स। अलाइनर्स एक लेटेस्ट मोडेलिटी है, वो नज़र नहीं आते मेटल के उस तरह के, जिस तरह तारें लगी होती हैं और बच्चों के मेटल के ब्रेसेस लगे होते हैं, तो अलाइनर्स एक क्लियर किस्म की फॉर्म है, तो वो लगा दिए जाएं तो उसमें ज़रा जल्दी रिकवरी हो जाती है और सोशली एक्सेप्टेबल है। तो हम रफली अगर टाइम ड्यूरेशन रखें तो 1 साल से 2 साल के दरमियान ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। और इसमें आपको ज़रा फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ता है। कॉस्ट क्या आती है इसकी? कॉस्ट डिफरेंट है, 100,000 से लेके 300,000 तक, डिपेंडिंग ऑन के क्या सिचुएशन क्या है और कितनी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली क्योंकि टाइम कम है और हमें जानना बहुत ज़्यादा है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरऑल जो हम देखते हैं ओरल जो हाइजीन होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ ब्रश कर लेना, मुंह की सफाई नहीं है, बदबू दूर होगी तो दैट्स इट। अच्छा, इसे अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, मैंने पहले गम हेल्थ की तो बात की, अब हमारी मेडिकल हेल्थ में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी मैं उस पॉइंट पे करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है वो ज़रा ज़्यादा बात को एम्फोसाइज कर देगा। हमारे ये बहुत रूटीन में देखा गया है कि हार्ट डिजीज़ आर लिंक टू द ओरल हाइजीन एज वेल। यहाँ वो बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हार्ट के अंदर जाके क्लॉग बना देते हैं, जो हार्ट डिजीज़ में, हार्ट अटैक में इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। उन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए अगर हमारा मुंह हेल्दी होगा तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। सही। एक और डिजीज़ है जिसे डेमेंशिया या अल्जाइमर्स कहते हैं, लोग भूलने की बीमारी, उसमें भी ये देखा गया है कि ऐसे बैक्टीरिया जो गम के अंदर मौजूद हैं वो ब्रेन बैरियर क्रॉस करके और वहाँ पे जाके कुछ उनकी तादाद ज़्यादा पाई गई है ऐसे मरीज़ों में जिनमें ये अल्जाइमर्स की डिजीज़ आती है। तो हार्ट डिजीज़ से भी लिंक्ड है ये अल्जाइमर से भी लिंक्ड है, ये स्टोमक इशू से भी लिंक है, ये हमारे लंग्स के साथ फिर भी ये लिंक है। जरूरी नहीं कि आपकी हाइजीन का प्रॉब्लम हो, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे होते हैं उनसे भी एक स्मेल आ रही होती है और उनको प्रिस्क्राइब की होती है डॉक्टर ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल जी, हमें अपने ओरल हेल्थ ख्याल रखना है, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका एक बड़ा अच्छा पर्सनैलिटी का इमेज पड़ सकता है या फिर बुरा पड़ सकता है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए।